मेहनत से कभी जी चुराना नहीं, सही समय को गंवाना नहीं, ये है आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर आ गया हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ जो चैप्टर है गोलक। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 के हर एक चैप्टर का मैथ को सोल्व करा दूंगा। आप जानते हो कि ये लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन पीरियड में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे हो गया है क्योंकि स्कूल ट्यूशन सारा बंद था। एग्जाम तो देना ही है, अच्छे मार्क्स भी लाना है। तो चलिए मैं आपके लिए ला दिया हूं ऑनलाइन पढ़ने की फुल प्रूफ व्यवस्था, खास तौर पे हिंदी मीडियम वालों के लिए। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा गोलक के बारे में। यदि आपको इस चैप्टर को पानी जैसा नहीं समझा दिया तो आप बोलना कि मैंने तो अपना पूरा वक्त गवा दिया इस चैनल पर। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ के चले जाइएगा, कभी मत विजिट कीजिएगा। मैं आपको मैथ को बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगा जिससे आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। आप 80-90% लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए यदि आप रेगुलर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। आज मैं आपको गोलक पढ़ाऊंगा और यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब तो कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके और आप वीडियो देख सके। तो चलिए हम गोलक को आज शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे वीडियो बनाने में हमारा चैप्टर जो आज का है गोलक है और ये जो है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि गोलक समझने के लिए आपको इन सभी पॉइंट को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे देखिए पहला पॉइंट है गोलक में केवल एक वक्र तल होता है। ओके, इसमें कोई तल समतल नहीं होता, इसमें कोई जो तल होता है समतल नहीं होता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसमें कोई भी शीर्ष बिंदु नहीं होता है। ये बोर्ड में आप देखोगे जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड में उसमें ये पूछ सकता है कि गोलक में शीर्ष बिंदु होता है, सही और गलत में पूछ सकता है। तो कोई शीर्ष बिंदु नहीं होता है। आगे देखिए इसमें कोई किनारा नहीं होता है, इसमें कोई किनारा भी नहीं होता। और उसके बाद 5 नंबर पॉइंट हो रहा है एक ठोस अर्धगोलक में एक वक्रतल, एक समतल और एक किनारा होता है लेकिन शीर्ष बिंदु नहीं होता। एक ठोस अर्धगोलक, अर्धगोलक में माने आपका किनारा मिल जाएगा, आपका वक्रतल मिल जाएगा, एक समतल मिल जाएगा। ये अर्धगोलक में ऐसा होता है। तो बच्चों मैं आपको अर्धगोलक का थोड़ा पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये जो है हमारा ये अर्धगोलक है। ये देखिए ये अर्धगोलक है, इसमें आपको किनारा मिल रहा है। देखिए कहाँ किनारा है इसका, ये वाला जो पोर्शन है इसका किनारा हो रहा है। लेकिन जब ये पूरा गोल रहेगा जैसे आप फुटबॉल तो आप खेलते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और फुटबॉल आप बहुत जाके ग्राउंड में खेल भी रहे होंगे। तो फुटबॉल जो है एक हमारा गोलक का उदाहरण है। इसके अलावा जो भूगोलक होता है वो भी हमारा गोलक का उदाहरण होता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं गोलक के बारे में। ये रहा हमारा अर्धगोलक। ये पिक्चर को हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं मैथ में अच्छा करूं तो आपके दिमाग में डायग्राम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही बच्चे मैथ में कमजोर हो जाते हैं जिनके दिमाग में डायग्राम नहीं बन पाता है। अगर आप पिक्चर बना बना के चीजों को समझेंगे, पिक्चर बना बना के चीजों को समझेंगे, आप कभी भी सवाल भूल ही नहीं सकते। आप इसे कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है। ये अक्सर क्या होता है ना कि जो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, ट्रू फॉल्स करने वाला आ रहा है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ रहा है। तो उसमें हो सकता है कि इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाया है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं कि किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की जरूरत पड़ती है। तो मैं गोलक को बनाने के लिए कौन कौन से फार्मूला आपको काम आ सकते हैं उसको नोट डाउन किया हूं।
आप इसे ध्यान से समझिए और इसे कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिए। आज से आप मेरे साथ अपने क्लास 10 का मैथ की तैयारी को शुरू कीजिए और अच्छे मार्क्स की ओर धीरे धीरे अग्रसर होइए, बढ़िए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिया है। गोलक के संपूर्ण तल या वक्र तल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोलक के संपूर्ण तल, वक्र तल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल। इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। और वर्ग इकाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर भी जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसको वर्ग इकाई ही लिखा जाता है। क्या है होता है? वर्ग इकाई लिखते हैं। इकाई की जगह पे हम मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर भी हम लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए, गोलक का आयतन, गोलक आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू, घन इकाई। और कहीं पर भी आपको आयतन निकालना है तो उसके लिए घन लिखा जाता है, ठीक है। और घन इकाई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी रहता है। उसके बाद 3 नंबर, खोखले अर्धगोलक के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। खोखले अर्धगोलक, ये रहा आपका खोखला अर्धगोलक। ये जो खोखला अर्धगोलक है, इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोलक का। ये खोखला जो अर्धगोलक होता है, इसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है याद करना, याद कीजिए मेरे साथ कि गोलक का संपूर्ण तल, पार्श्वतल या वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। वर्ग इकाई लिखना है। और गोलक का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और आयतन के पीछे आपको क्या लिखना है? घन लिखना है। यह बात जरूर याद रहे कि आयतन के पीछे आपको क्या लिखना है? घन लिखना है। और क्षेत्रफल के पीछे क्या लिखना है? क्षेत्रफल के पीछे आपको लिखना है वर्ग लिखना है, ठीक है। खोखले अर्धगोलक का पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या आपने याद किया? 2 पाई आर स्क्वायर। गोलक का होता है 4 पाई स्क्वायर। और ये आधा भाग है, ये क्या है? देखिए, आधा भाग है, तो इसका आधा भाग का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा है 4, तो आधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए कितना इजी से याद हो रहा है। आगे कुछ देखते हैं कि ठोस अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। अब ये ठोस अर्धगोलक क्या होता है? जब मैं इसको पूरी तरह से किसी चीज से जब ये भरा रहेगा तब ये क्या हो जाएगा? ठोस अर्धगोलक हो जाएगा, ठीक है। ये खाली है तो इसलिए इसको खोखला बोला जा रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो इसको ठोस बोलेंगे। ये ठोस नहीं है, ये खोखला है। मान लीजिए ये पूरी तरह से भरा होगा किसी चीज से तो ये ठोस अर्धगोलक बन जाएगा। इसका देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है। एक आ गया 4 पाई स्क्वायर, एक हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और एक क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आप इसको याद करके रख भी सकते हैं। और अर्धगोलक का आयतन क्या होता है? जो अर्धगोलक का जो आयतन होता है, देखिए 2/3 पाई आर क्यू होता है। गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोलक का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। पहले आपको फार्मूला बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है, ठीक है। फार्मूला को और एक फार्मूला है हमारा कि खोखले गोलक में पदार्थ का आयतन। खोखले गोलक में पदार्थ का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई बड़ा आर का क्यू माइनस छोटा आर का क्यू कोष्ठबंध घन इकाई। जब भी हम लोग आयतन निकालते हैं तो घन इकाई लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने सारे फार्मूले को बहुत अच्छे से देखा, कॉपी में नोट डाउन भी किया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने तो फार्मूला भी याद कर लिया। जब आप चैप्टर खोल रहे हो, सवाल बना रहे हो, तो आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर मैं पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालूं तो कहां पर मैं आयतन निकालूं। और आप सोच में पड़ जाते हो और अपना मैथ का बुक बन करके बैठ जाते हो, छोड़ देते हो मैथ को बनाना। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ होता है कि कहां पर हम
आयतन का फॉर्मूला लगाए तो कहां पर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि एक तो आ गया आयतन और एक आ गया क्षेत्रफल। लेकिन तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहां पर आयतन लगा दो और कहां पर क्षेत्रफल लगा दो। इससे आपका दिमाग डीजे हो जाता है, बहुत सारी आपके दिमाग में हवाइयां उड़ने लगती है और आप सवाल को समझ नहीं पाते, आप बना नहीं पाते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए मत। इसके लिए मैंने एक बेसिक ट्रिक निकाला है जिसके माध्यम से आप ये जरूर समझ जाएंगे कि कहां पर मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कहां पर मैं आयतन का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये आपको ट्रिक बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, सवाल कैसा दिया है, उस सवाल के स्ट्रक्चर को सवाल के देखकर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यह जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर होता है कि मैं कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। फॉर्मूला तो मैंने याद कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन से सवाल में, किस तरह के सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाओ। तो आप घबराइए मत, आप इस ट्रिक को ध्यान से समझिए। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप इसे जरूर समझिएगा। जैसे देखिए, क्षेत्रफल निकालने का बेसिक ट्रिक, माने कहां पर आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा वो ध्यान से समझिए। नंबर 1 में जब सवाल में वर्ग लिखा हो, आप देखिएगा कि जब भी सवाल पढ़िएगा तो देखिएगा संख्याओं के पीछे में वर्ग लिखा रहेगा या सवाल में वर्ग जरूर लिखा रहेगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, मैं आपको सवाल बनाने के दौरान भी इसके बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बट यहां पर आप समझिए कि जब सवाल में हमारा क्या लिखा रहे, वर्ग लिखा रहे, तब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल लगाएंगे। और कभी कभी सवाल में पूछ भी देता है कि इसका आप क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है कि सवाल में पूछे कि किसी वस्तु को बनाने में कितना चमड़ा या चादर लगा है। मान लीजिए सवाल में इस तरह से पूछ दे कि एक गेंद है जिसको बनाने में कुछ चादर लगा है और उसकी जो त्रिज्या हो रही है 7 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए उस गेंद को बनाने में कितना वर्ग मीटर चादर लगा है। देखिए वर्ग मीटर आ गया, तो जब भी वर्ग मीटर इस तरह का मीटर चादर लगा है, कुछ इस तरह से पूछे तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ओके, उसके बाद मेरा तीसरा ट्रिक है कि किसी गोलाकार वस्तु को रंगना। मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है और उसको क्या करना है, रंगना है। रंगना यानी आप उसके पार्श्व तल में ही रंगोगे, बाहर में ही रंगोगे, तो जहां पे रंगने वाला बात होगा वहां पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब सवाल में ये पूछे कि कितना वर्ग मीटर सेंटीमीटर जो भी हो सकता है, तब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, जब किसी गोलाकार वस्तु को रंगने का बात आ जाए तब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। और तीसरा मैंने बताया कि उसमें क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को बनाने में कितना मीटर चादर या चमड़ा लगा है, तब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आयतन का फॉर्मूला कहां कहां यूज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे जब वस्तु के वजन की बात हो, आयतन निकालने का ट्रिक क्या हो रहा है, लगाने का फॉर्मूला, कि जब वस्तु का वजन की बात करें सवाल में, सवाल को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि वस्तु के वजन के बारे में बोल रहा है, वहां पर आप आयतन का फॉर्मूला लगाइएगा। ओके, दूसरा, जब वस्तु को किसी बाल्टी में डुबाया जाए, मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है, उसको बोल रहा है कि एक गोलाकार वस्तु है और उसको बाल्टी में हमें डुबाना है, तो ये बताइए कितना पानी बाहर आएगा, तब हम उस वस्तु का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। जब उसे पानी में डुबाया जाएगा और उससे जो पानी बाहर आएगा, यानी किसी वस्तु का जितना आयतन होता है उसी आयतन के बराबर पानी भी बाहर निकल जाएगा। तीसरा, जब वस्तु को गलाया जाए, कब पूछता है कि एक गोलाकार वस्तु है, उसको 3 वस्तुएं हैं, उसको गलाकर एक बड़ा सा गोलाकार वस्तु तैयार किया गया, तो बताइए उसका त्रिज्या कितनी है या उस बड़े वाले वस्तु का आयतन कितना, इस तरह से पूछता है। तो जब गलाने वाली बात आती है वहां पर भी हम लोग आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं।
उसके बाद जब सवाल में घन लिखा हो, कभी कभी पूछ भी देता है कि ये बताइए कि सवाल में आपको घन लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी पूछ देता है कि उस वस्तु का कितना घन आयतन है। तो जहां पे घन लिखा रहता है ना, तो आप ये समझिएगा कि वहां पे आयतन निकालना है। ठीक है, ये तो आपको कुछ बेसिक ट्रिक हेल्प करेगा ही जब मैं आपको सवाल सोल्व कराऊंगा। आप पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, बेसिक ट्रिक को समझिए। मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, एक एक सवाल को सोल्व कराऊंगा। आपके चैप्टर जो गोलक है उसका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत